हेलो क्लास 8, मैं आपकी टीचर देवेंद्र कौर। आज हम चैप्टर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को रीड करेंगे। ठीक, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स का पहले इंट्रो रीड करते हैं। We have learnt in previous classes about matter and the changes that it undergoes. हमने पिछली क्लासेस में मैटर के बारे में पढ़ा है और उसके चेंजेस के बारे में पढ़ा है जो होते हैं, उनमें जो चेंजेस, जो भी चेंजेस होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है। वी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन मैटर। हमने फिजिकल और केमिकल चेंजेस मैटर के भी रीड करे हैं अपनी पिछली क्लासेस में। इन अ केमिकल चेंज अ सब्सटेंस अंडरगोज चेंज टू फॉर्म वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस। केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है कि जो भी सब्सटेंस है, जो भी चीज़ है, वो कहाँ से होकर जाती है, एक फॉर्म से मोर न्यू सब्सटेंस में चेंज हो जाती है। ठीक, सच चेंज इज कॉल्ड केमिकल चेंज। उन चेंजेस को केमिकल चेंजेस बोलते हैं। अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमेंट। जिस चीज़ को हम और छोटी चीज़ों में ना तोड़ सकें केमिकल रिएक्शन से, उन्हें एलिमेंट कहते हैं। कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट्स। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर अबाउट 118 एलिमेंट्स नॉन टिल नाउ। अभी तक साइंटिस्ट ने जो है 118 एलिमेंट्स खोज निकाले हैं, विच मोर देन 92 आर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। इसमें से 92 जो एलिमेंट्स हैं ना, वो नेचर से मिले हैं। द रेस्ट आर ह्यूमन मेड, बाकी सारे साइंटिस्ट ने बनाए हैं। 2 और मोर ऑफ दीज एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर, और ये सब आपस में मिलकर, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं एक फिक्स्ड रेशियो के अंदर, वो बनाता है कंपाउंड। राइट, तो एक चीज़ को हमने यहाँ पर रीड किया कि एक सब्सटेंस जब उसको तोड़ा ना जा सके केमिकल रिएक्शन से इज कॉल्ड एलिमेंट। फिर 2 और 3 एलिमेंट्स को जब हम जोड़ते हैं तो वो बनाते हैं कंपाउंड। कैन यू इमेजिन द नंबर ऑफ कंपाउंड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 118 एलिमेंट्स। इन 118 एलिमेंट्स को जोड़ जोड़ कर कितने कंपाउंड्स बन सकते हैं। ऑल द मैटर, ये पेज 46 है। All the matter that exists around us is made up of elements and compounds and their mixture. जितना भी अभी तक मैटर बनता है वो एलिमेंट्स और कंपाउंड के मिक्सचर से ही बनता है। एलिमेंट्स आर फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो एलिमेंट्स को और ज़्यादा फर्दर एलिमेंट्स जो हैं उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिलकर वो एटम्स बनाते हैं। हेंस इसलिए हम कह सकते हैं द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर इज एटम। तो एटम जो है वो बेसिक यूनिट है मैटर की। क्लियर? एन एलिमेंट हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एक एलिमेंट में एक तरह का ही एटम होता है, विच आर डिफरेंट फ्रॉम एटम ऑफ अदर एलिमेंट्स। दूसरे एलिमेंट से अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एटम जो है ऑक्सीजन का, वो अलग होगा कॉपर के एटम से। ठीक है, उसकी मास और उसकी प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी। इसलिए एलिमेंट जो है उसको डिफाइन कर सकते हैं अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम। जो भी चीज़ बनेगी, जो भी सब्सटेंस बनेगा, वो एक ही तरह के एटम से बनेगा, तो वो एलिमेंट कहलाएगा।
व्हेन एन एलिमेंट अंडरगोज फिजिकल चेंज, जब एलिमेंट में कोई भी फिजिकल चेंज होता है तो उसके एटम्स जो होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स, एटम्स ऑफ आयरन आर सेम इन द सॉलिड, लिक्विड और वेपर स्टेट. जो आयरन के एटम्स होते हैं वो सॉलिड में भी वैसे ही रहेंगे, लिक्विड स्टेट में भी वैसे ही रहेंगे और वेपर स्टेट में भी वैसे ही रहेंगे. हाउएवर व्हेन एन एलिमेंट अंडरगोज अ केमिकल रिएक्शन, जब एक एलिमेंट को हम केमिकल से रिएक्ट करवाते हैं, देयर आर चेंजेस इन इट्स एटम, फिर उसके एटम्स में चेंजेस आ जाते हैं. An atom of sodium metal is different from the atom of sodium present in sodium chloride. सोडियम का एटम अलग होगा सोडियम क्लोराइड के एटम से. क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. एलिमेंट्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं. उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं डिपेंड होती हैं उनके एटम से जो उनके अंदर हैं. बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड एलिमेंट्स जो होते हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स कहलाते हैं. मतलब एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर बांटें तो वो मेटल्स और नॉन मेटल्स में बट जाते हैं. होते सारे एलिमेंट्स हैं, मेटल्स भी एलिमेंट्स हैं, नॉन मेटल्स भी एलिमेंट्स हैं, बट वो उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग मेटल्स और नॉन मेटल्स कहलाते हैं. आप ऑलरेडी आपको पता है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में. आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखकर बता सकते हो कि ये मेटल है या नॉन मेटल है. एक एक्टिविटी 4.1 है टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स एज अ मेटल और नॉन मेटल. बताओ, एक गेम खेलो अपने फ्रेंड के साथ. आप दोनों को क्या करना है, स्लिप ऑफ पेपर पे एंड पेन इन योर हैंड, पेपर पेन अपने हाथ में रखो. नाउ लुक अराउंड योर क्लासरूम, अपने क्लासरूम के आसपास देखो, ऑब्जर्व करो अलग अलग चीजें, किस चीज कौन सी चीज किससे बनी है. वन ऑफ यू राइट द नेम ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स. तुम में से कोई एक जना 5 ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखो जो मेटल से बने हो और एक जना लिखो जो नॉन मेटल से बने हो. द वन हु फिनिश फर्स्ट इज द विनर. तो जो पहले खत्म कर लेगा इसको वो विनर होगा. क्लियर? इसके बाद है नाउ डिस्कस योर लिस्ट. अब एक दूसरे से लिस्ट को डिस्कस करो कि मेटल से कौन कौन सी चीजें बनी है क्लास के अंदर और नॉन मेटल से कौन कौन सी चीजें बनी हैं. टेक एन एग्जाम्पल ऑफ बॉल पॉइंट पेन. अब बॉल पॉइंट पेन, बॉल पेन जो होता है उसका पॉइंट एग्जाम्पल ले लो. टिप ऑफ द पेन इज शाइनी. उस पेन की टिप जो होती है शाइनी होती है, स्ट्रांग होती है, जबकि उसकी बॉडी जो बनी होती है वो डल एंड हॉट हार्ड होती है. अब आप इसी पेन को ले लो. बॉल पेन अगर आप लोगे तो उसमें ज़्यादा समझ आएगा क्योंकि उसकी टिप जो होगी वो शाइनी होती है और बाकी जो बॉडी होती है वो सिंपल प्लेन प्लास्टिक की और डल कलर की या शाइनी कलर में जैसे भी हो. द टिप इज मेड अप ऑफ मेटल. टिप जो बनी होती है, ये जो टिप होती है ये मेटल की बनी होती है, बट द बॉडी इज मेड अप ऑफ नॉन मेटल. ऑफ द 118 नॉन एलिमेंट्स, इनमें से 118 एलिमेंट्स में से 21 जो है नॉन मेटल्स हैं. अब यहाँ पर आपको पता चल जाएगा 21, इसमें से 21 नॉन मेटल्स हैं और देयर आर सम एलिमेंट्स जिनकी मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज होंगी, उनको बोलते हैं मेटलॉइड्स. जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एर्सेनिक, एंटीमनी, ट्रिलेनियम एंड पोलिनियम आर द मेटलॉइड्स अमंग ऑल द एलिमेंट्स. इसमें से ये सारे जो हैं मेटलॉइड्स हैं. ठीक है, 118 एलिमेंट्स हैं, उसमें मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं. फिर नॉन मेटल्स 20 हैं. 3 चीज़ें हो गई. ठीक है, और इसके बाद सम मेटलॉइड्स लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव द स्पेशल प्रॉपर्टीज. इनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है जो यूजफुल होती हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बनने के लिए, जो घरों में सर्किट्स लगे होते हैं उनके लिए, एंड डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर्स एंड कैलकुलेटर्स. क्लियर इतना? चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं. पेज नंबर 47. प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में यहाँ बात करेंगे. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है. देखो, अब मैं एक ही चीज आपको बताऊं. यहाँ पर एलिमेंट्स हैं मेरे पास कितने, 118 एलिमेंट्स हैं. क्लियर? अब 118 एलिमेंट्स के अंदर जो है आपके कितने नॉन मेटल्स थे, ये तीन
पार्ट्स में बट गया, एक तो मेटल्स, एक नॉन मेटल्स और एक मेटलॉइड्स। ठीक है, 21 जो थे नॉन मेटल्स से हमने रीड करे, उसके बाद कुछ नाम उन्होंने बताए थे मेटलॉइड्स के, और जो बच जाएंगे वो मेटल्स हो गए। क्लियर? नाउ प्रॉपर्टीज, metals and non-metals have different properties. Metals and non-metals react with each other to make compound. ये दोनों जब एक दूसरे से react करते हैं तो compound बन जाते हैं। Let us explore, अब हम इसकी physical और chemical properties के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, metals और non-metals। metals जो होते हैं सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर के अंदर, और नॉन मेटल्स जो होते हैं तीनों स्टेट्स में मिलते हैं, मीन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस में भी मिल जाते हैं। मरकरी जो है एक अकेला ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है। ठीक है, और यहाँ पर कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस ये सॉलिड हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन ये गैसियस है, ब्रोमाइन जो है वो लिक्विड नॉन मेटल है। तो ये सारे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस के नॉन मेटल्स दे रखे हैं। यहाँ पर एक ही लिक्विड मेटल होता है जो मरकरी है। इसके बाद है हार्डनेस, कितने हार्ड होते हैं। मेटल्स जनरली हार्ड होती हैं, नॉन मेटल्स सॉफ्ट होती हैं। ठीक है, इसमें से आप पॉइंट्स निकाल सकते हो अपने डिफरेंस बिटवीन के लिए, या अंडरलाइन कर सकते हो साइड बाय साइड। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो आयरन जो बहुत हार्ड होता है, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम उससे कम हार्ड होते हैं, और सोडियम और पोटेशियम तो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं जिनको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। ठीक है, और डायमंड जो है वो हार्ड नॉन मेटल है। ठीक है, हार्ड, एक अकेला हार्ड नॉन मेटल जो है वो डायमंड है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि डायमंड जो होता है वो नॉन मेटल होता है। स्ट्रेंथ, क्या स्ट्रेंथ है मेटल्स और नॉन मेटल्स की। मेटल्स की हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होती है, इसका मतलब ये है कि ये इतना, मतलब कितना भार उठा सकते हैं या कितना चीज़ें इससे जोड़ी जा सकती हैं। जैसे जितने भी बिल्डिंग्स, ब्रिजेस बनते हैं, बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स में काम में यूज़ होते हैं मेटल्स, उनमें कितनी ताकत होती है, स्ट्रेंथ का मतलब कितनी ताकत होती है। तो मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो कम होते हैं, वो इजीली टूट जाते हैं। लस्टर, लस्टर का मतलब होता है शाइनी, कितने शाइनी होते हैं। तो ज़्यादातर सारे ही मेटल्स जो होते हैं शाइनी होते हैं, और नॉन मेटल्स जो होते हैं नॉन लस्ट्रस होते हैं, डल होते हैं। गोल्ड और सिल्वर तो इतने शाइनी होते हैं, इतने लस्ट्रस होते हैं कि उनसे ज्वेलरी बनी जाती है। ठीक है, बाकी आप जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको रीड करा रही हूँ, बाकी आप खुद रीड कर लेना, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी मेटल को हम वायर बना सकें। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। जब हम मेटल्स की तारें बना देते हैं तो वो जो प्रॉपर्टी है द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर में सबसे ज़्यादा वायर्स बनती हैं क्योंकि वो ज्वेलरी में यूज़ होती हैं, सबसे पतली वायर बनती है। और एक पतली वायर टंगस्टन की यूज़ होती है बल्ब के अंदर। जो बल्ब के अंदर पतली सी तार होती है ना, वो टंगस्टन होती है। ठीक है, वो टंगस्टन होती है, वो सबसे पतली वायर होती है और वो मेटल होती है। और वायर ऑफ कॉपर एंड एल्युमिनियम आपको पता है, उसकी तो घरों में इलेक्ट्रिक वायर्स यूज़ होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है नॉन मेटल जो होते हैं डक्टाइल नहीं होते, इनकी कोई वायर नहीं बनती ये, क्योंकि इजीली टूट जाते हैं। तो हमने यहाँ पर रीड करा था ना, ब्रेक इजीली, तो जो ब्रेक ही हो जाएगी चीज़, जो चीज़ टूट ही जाएगी उसकी वायर हम नहीं बना सकते। यहाँ पर पेज 47 कंप्लीट हो गया। पेज 48, मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स में जो पतली पतली शीट्स बना सकें। जो एल्युमिनियम फॉयल होती है जिसमें खाने को रैप करते हैं, जो एल्युमिनियम फाइल होती है, एल्युमिनियम मेटल होता है। ठीक है, वो शीट बनी है, पतली शीट है ना वो, तो वो एक प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी की। क्लियर? तो मेटल्स कैन बी यूज्ड एज टू मेक शीट्स, और इसी एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी बीटन डाउन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। क्लियर? और नॉन मेटल्स में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती क्योंकि वो इजीली टूट जाते हैं। तो ना ही नॉन मेटल में वायर बनती है और ना ही नॉन मेटल के अंदर
शीट्स बनती हैं। सोनोरिटी और सोनोरनेस, सोनोरनेस का मतलब साउंड, मेटल्स में से साउंड आता है और नॉन मेटल्स में से साउंड नहीं आता। तो सिंपली लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, इनमें कोई साउंड नहीं होता, इनमें से कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। अगर आप इसको हिट करो, मतलब इसके ऊपर अगर मारो तो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। और जो मंदिरों में घंटियां लगी होती हैं, बेल्स होती हैं, विंड चिम्स होती हैं, वो सब मेटल की बनी होती हैं और मेटल्स जो होते हैं वो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर आता है कंडक्शन ऑफ हीट, कितना हीट कंडक्ट करते हैं। ठीक, एक एक्टिविटी छोटी सी है, एक बाउल ले लो, उसके अंदर पानी डाल दो, गर्म पानी उबलता हुआ। अब उसके अंदर मेटल का स्पून डालो एक हाथ से, और दूसरे 2 बाउल ले लो, 2 बाउल लो, एक में गर्म पानी, दोनों में गर्म पानी डालो और एक में मेटल का स्पून डाल दो और दूसरे में लकड़ी का स्पून डाल दो। अब उन डिप द फ्री एंड्स ऑफ द बोथ स्पून्स इन द हॉट वाटर, दोनों को पानी में डाल दो, होल्ड अ फ्यू सेकेंड्स। अब उन दोनों चम्मचों को, मेटल के चम्मच को भी और वुड के चम्मच को भी पकड़ो, उसमें आप क्या फील करोगे, किस चम्मच में आपको हीट आती हुई नजर आएगी। तो आपको इजीली बता सकते हो कि वुड के चम्मच में इजीली हीट नहीं आएगी और मेटल का जो स्पून होगा उसमें इजीली हीट हमें फील होगी। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो यहाँ से ये प्रॉपर्टी निकलती है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और इसीलिए सारे जो बर्तन बने होते हैं वो मेटल के ही बने होते हैं। और नॉन मेटल्स में कोई हीट नहीं मतलब हीट फील होती, इसलिए बर्तनों के जो हैंडल होते हैं वो नॉन मेटल्स के बने होते हैं। तो दोनों क्लियर होगी प्रॉपर्टी। इसके बाद है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं करते। तो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए भी मेटल और नॉन मेटल का ही यूज किया जाता है। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है, टेक अ बैटरी, अ बल्ब और एलईडी, फ्यू पीसेस ऑफ वायर, क्रोकोडाइल क्लिप्स। नेक्स्ट पेज पे इसका डायग्राम है आपके पास, और कनेक्ट द एंड्स ऑफ द 2 वायर्स, दोनों वायर की तार जो है दोनों की, उसको बैटरी के साथ जोड़ दो और फिर देखो क्या होता है। पेज 49। तो क्या होगा कि ये डायग्राम है आपका, इस तरह से आप जोड़ो। ठीक है, अब आप इसमें क्या देखोगे, अगर आप इसके अंदर एक मेटल रख दोगे वायर के अंदर तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और यहाँ पर अगर आप पत्थर रख दो या प्लास्टिक का कुछ रख दो या वुड का कुछ रख दो तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। सिंपल डायग्राम। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये नॉन मेटल हो गया और ये जो आयरन है वो मेटल हो गया। क्लियर। मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, नॉन मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। नेक्स्ट है कलर। ज़्यादातर सारे मेटल सिल्वर और ग्रे कलर के होते हैं, सिर्फ गोल्ड जो है येलो कलर का होता है और कॉपर जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। नॉन मेटल्स के अलग अलग कलर होते हैं, सल्फर येलो कलर का होता है, फॉस्फोरस रेड कलर का होता है या येलो कलर का होता है, और ग्रेफाइट ब्लैक कलर का होता है। यहाँ पर आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं मेटल्स की फिनिश हो गई हैं। अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड। अब जब मेटल और नॉन मेटल कंबाइन होंगे ना तो अलग अलग कंपाउंड बनाएंगे। मेटल्स रिएक्ट नहीं करते एक दूसरे से, मेटल से मेटल कभी रिएक्ट नहीं होगा, मतलब मेटल प्लस मेटल नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होना उनमें आपस में। ठीक है, दे रिएक्ट विद नॉन मेटल। मेटल से अगर नॉन मेटल रिएक्ट होगा तो रिएक्शन होगा उसके अंदर। सम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव, कुछ तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और कुछ कम रिएक्टिव होते हैं। अदर आर लेस रिएक्टिव एंड रिएक्ट ओनली एट हाई टेम्परेचर। मेटल जैसे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनियम आर ऑल्सो कॉल्ड नोबल मेटल्स। क्यों कहलाते हैं नोबल मेटल्स? बिकॉज दे आर अनरिएक्टिव, इनको कोई असर नहीं होता, ये रिएक्ट नहीं होते। दे डू नॉट रिएक्ट
विद अदर सब्सटेंसेस, ये किसी तरह से भी किसी भी कंडीशन के अंदर किसी भी सब्सटेंस से रिएक्ट नहीं होते। वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो अब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बात करेंगे। पहला है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब मेटल और ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट होंगे तो बनेगा मेटल ऑक्साइड। सोडियम एंड पोटेशियम आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव मेटल्स, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ये इतने रिएक्टिव होते हैं कि जैसे ही इनको हवा में लाओ ये आग पकड़ लेते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम। फॉर दिस रीज़न, इसी रीज़न से इनको केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट पेज नंबर 50, Na प्लस O2, ठीक है। Na मीन्स सोडियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड सॉरी। मेटल प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन के बाद बनेगा मेटल ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर रिएक्टिव, ये स्लोली रिएक्ट करते हैं और प्रिवेंट करते हैं आगे रिएक्शन ना हो। हीटिंग पे जब ये बर्न करते हैं तो हीट होता है, विद अ ब्रिलियंट वाइट फ्लेम इसमें से निकलती है टू फॉर्म ऑक्साइड्स। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड। तो एक बात हमेशा याद रखना कि मेटल प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट होगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। एक्टिविटी 4.4, टेक अ पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ये एक्टिविटी हमने ड्रॉ करी है, अगर आपको याद हो ड्रॉ करिए ये एक्टिविटी हमने कवर पेज के लिए। टेक अ पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन अप्रोक्सीमेटली 1 फिंगर लॉन्ग, 1.5 सेंटीमीटर ले लो मैग्नीशियम का रिबन, उसको टोंग होता है जिससे पकड़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये टोंग है, इससे पकड़ते हैं, इससे पकड़ो, हीट करो आग के ऊपर, कुछ सेकंड्स बाद आप देखोगे इसी तरह से वाइट डिजलिंग फ्लेम आएगी उसमें से, मैग्नीशियम को जब भी आप हीट करोगे या बर्न करोगे, ठीक है। इस एक्टिविटी से क्या पता चलता है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। मैग्नीशियम वाटर H2O होता है वाटर, अगर मैग्नीशियम को वाटर के साथ रिएक्ट करो तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, अब नॉन मेटल्स और ऑक्सीजन रिएक्ट होगा तो नॉन मेटल ऑक्साइड ही बनाएगा, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक। व्हाइट फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव और ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, इसलिए इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं होता, इसीलिए इसको पानी में स्टोर किया जाता है, फॉस्फोरस को पानी में स्टोर किया जाता है। नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक, ये एसिड्स बनाते हैं और दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस, ठीक। यहाँ पर पेज 50 कंप्लीट हो गया। लेट्स गो फॉर पेज नंबर 51। पेज 51 पे अगेन एक एक्टिविटी है, इसमें आपको क्या लेना है, सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझा देती हूँ। हाफ स्पैचुला मीन्स हाफ चम्मच, साइंस की लैंग्वेज में और लैब की लैंग्वेज में बोले तो स्पैचुला चम्मच, हाफ चम्मच लो सल्फर पाउडर का, ठीक है, और उसको इस तरह से स्पून में डाल लो। कीप अ गैस जार, एक गैस जार लो एंड इट्स लिड रेडी नियर द बंसन बर्नर, ठीक है। हीट द स्पून, इस स्पून को हीट करो और ऑन द फ्लेम आग के ऊपर, टिल द सल्फर, जब तक ये सल्फर आग ना पकड़ ले तब तक इसको हीट करो। एज सून एज इट कैचेस फायर, जैसे ही आग पकड़ेगा इस चम्मच को फटाफट से इस ढक्कन वाले जार के अंदर डाल दो। नाउ टेक डिस्टिल्ड वाटर इन अ बीकर एंड ऐड स्मॉल अमाउंट इनटू द जार वेरी क्विकली, तो इसके अंदर फटाफट से डिस्टिल्ड वाटर डाल दो। रिमूव द डिफ्लेटरिंग स्पून, इस स्पून को निकाल दो एंड शेक द जार, उस पानी के अंदर ये सल्फर मतलब
स्पून निकालोगे तो सल्फर इसके अंदर गिर जाएगा, पानी भी होगा। उसको जार को उसको फटाफट से जार को शेक करना, हिलाना शुरू करो। आफ्टर फ्यू सेकंड्स क्या होगा, जब आप जार ओपन करोगे, ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लू लिटमस के कुछ ड्रॉप सॉल्यूशन के डाल दो। द ब्लू लिटमस विल टर्न रेड, और वो रेड हो जाएगा। कन्फरिंग द सॉल्यूशन टू बी एसिडिक, वो एसिड बन जाता है। तो रिएक्शन क्या हुआ, सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर ऑक्साइड बन जाएगा। उसी सल्फर को जब, पहले तो ऑक्सीजन में हमने आग जलाई, ठीक है, उसी सल्फर को जब हम पानी में डालेंगे तो सल्फरस एसिड बन जाएगा। द कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व्ड अंडर द प्रेशर। जितने भी हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं, कोका कोला, लिम्का, स्प्राइट, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाती है गैस। इट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कार्बनिक एसिड। कार्बनिक एसिड गिव्स अ टैंगी फ्लेवर, देता है ड्रिंक्स के अंदर टैंगी फ्लेवर, ठीक है, खट्टा सा फ्लेवर। व्हेन अ बॉटल ऑफ एरिएटेड ड्रिंक इज ओपन्ड, जब इन बॉटल्स को हम खोलते हैं, द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड, निकलती है ना बाहर, एकदम से बॉटल आप खोलोगे तो एकदम से गैस कोई बाहर आवाज आती है, तो इस तरह की जो साउंड आती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आती है फिज की फॉर्म में। आफ्टर सम टाइम व्हेन द गैस इज लॉस्ट, जब उसमें से गैस खत्म हो जाती है तो उसका फ्लेवर भी खत्म हो जाता है। मतलब अगर आप पेप्सी की बोतल शॉप से लेकर आओ, सील पैक, उसको खोलोगे तो की आवाज आएगी और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी। अगर बाई चांस वो बोतल खुली रह जाए तो क्या होता है, उसका स्वाद खत्म हो जाता है ना, तो लूजेज इट्स फ्लेवर एंड टेस्ट लाइक स्वीटेंड वाटर, सिर्फ वो मीठा पानी रह जाता है। कोक का तो उसमें कोई स्वाद ही नहीं रहता, ठीक है। तो अब आपको पता लग गया, जितनी भी आप बंद बॉटल्स के कोक वगैरह पीते हो, लिम्का, स्प्राइट, ये सब चीजें पीते हो, वो सब कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं और उसके अंदर कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, अब मेटल जब रिएक्ट होगा पानी के साथ तो मेटल प्लस वाटर बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब उसको लिखेंगे कैसे, मेटल प्लस वाटर मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक। अब देखो, सोडियम और पोटेशियम जब ये पानी के साथ रिएक्ट हुआ तो क्या बना, मेटल हाइड्रोक्साइड पोटेशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर, ये गर्म पानी के साथ रिएक्ट हुआ टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और जिंक एंड आयरन रिएक्ट ओनली विद स्टीम, मतलब गर्म पानी नहीं थी, उसमें स्टीम थी, तो वो बनेगा जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। लेस रिएक्टिव मेटल जैसे कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये कभी भी रिएक्ट नहीं करते पानी के साथ इवन एट हाई टेम्परेचर। क्लियर, गोल्ड को जितना मर्जी गर्म पानी में डाल दो पिघलेगा तो नहीं ना, सिल्वर को जितने मर्जी गर्म पानी में डाल दो पिघलेगा नहीं, तो ये रिएक्ट नहीं करते अगर टेम्परेचर ज्यादा भी हो जाए। यहाँ पर पेज 51 कंप्लीट। लेट्स गो फॉर पेज 52। पेज 52 पर अनदर एक एक्टिविटी है। 150 ml बीकर ले लो, उसमें 50 ml जो है डिस्टिल्ड वाटर डाल दो। टोंग्स और नाइफ को यूज करेंगे, सोडियम को काट लो नाइफ से। कितना काटना है, व्हीट ग्रेन जितना, गेहूं के अनाज जितना। पुट दिस पीस इन अ बीकर, बीकर के अंदर उस पीस को डाल दो, गेहूं के अनाज जितना सोडियम लेना है। You will see the piece of sodium burning and vigorously with water. After few seconds touch the beaker, अगर आप उस बीकर को हाथ लगाओगे, यहाँ पर आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर, ये हमने पीछे पढ़ा था, पीछे किसी पेज में, अगर मैं आपको लेकर चलूं पीछे किसी पेज पर, तो यहाँ पर सीधा लिखा था सोडियम एंड पोटेशियम जो हैं हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट होते हैं तो आग पकड़ लेते हैं। अब इस एक्टिविटी में हमने क्या किया है, पेज 52 पर सोडियम ही लिया है और जैसे ही उसको निकालेंगे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा और आग पकड़ लेगा। अब वो क्या होगा, जब आग पकड़ेगा तो ये बीकर गर्म हो जाएगा ना, ठीक है। तो सेम यही चीज इस एक्टिविटी में है।
नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, नॉन मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट नहीं होते, इसलिए इनका कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। रिएक्शन विद एसिड्स, अब मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट होंगे। डाइल्यूट एसिड होता है जिसमें पानी मिक्स हो, ठीक है। जब मेटल पानी के साथ रिएक्ट होंगे या एसिड के साथ रिएक्ट होंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस उसमें से निकलेगी, ठीक। मेटल्स रिएक्ट, मोस्ट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड एसिड्स। यहाँ पर हम कुछ रिएक्शंस देखेंगे। और मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट मिनरल एसिड सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और ये कंपाउंड्स जो हैं ये सॉल्ट बनाते हैं। द स्पीड एट विच द रिएक्शन अकर डिपेंड ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, जितना भी स्पीड होगा उसका रिएक्शन करने का वो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल पे डिपेंड होगा। हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो है वो जल्दी रिएक्ट करेंगे, मॉडरेटली जो कम रिएक्टिव मेटल्स हैं वो धीरे रिएक्ट करेंगे। दीज मेटल्स ये हमेशा डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, ये हमेशा हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं, मतलब हाइड्रोजन की जगह ले लेते हैं और सॉल्ट बन जाते हैं। देयर इज ऑल्सो इवोल्यूशन चेंज ऑफ हीट इन दीज रिएक्शन विच लेट्स टू राइज इन टेम्परेचर, इसकी वजह से इनका टेम्परेचर राइज हो जाता है। और देयर आर सम मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होते टू देयर अनरिएक्टिव नेचर, क्योंकि वो रिएक्ट करते ही नहीं हैं। दीज कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनियम, सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं तो उनको रिएक्ट करेंगे तो हमारा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस आएगा। जिंक एल्युमिनियम एंड आयरन रिएक्ट स्लो करेंगे तो भी हमारा क्लोराइड और हाइड्रोजन आएगा, ठीक। पेज 53 की तरफ चलें तो एक्टिविटी 4.7 है। अब ये एक्टिविटी 4.7 जो है ना बहुत इजी सी एक्टिविटी है, इसको आप खुद से फटाफट से रीड करो और रीड करके मुझे बताना इसमें है क्या, ठीक। इस एक्टिविटी के बाद हम बात करेंगे मैनी फूड आइटम्स दैट वी ईट आर एसिडिक, जितने भी खाने की चीज़ें हम खाते हैं ना वो ज़्यादातर सारी एसिडिक होती हैं, जैसे विनेगर, टमाटोज, अचार, खट्टे फ्रूट्स, इन सब में एसिड होता है। दीज फूड्स आर नॉट स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर, इनको मेटल के डिब्बों में नहीं रखना चाहिए। द मेटल क्या होगा, ये मेटल जो है इसके साथ रिएक्ट हो जाएंगे और हार्मफुल हो जाएंगे हमारे लिए, ठीक है। कभी भी अचार को, टमाटर को, विनेगर को, जो सिरका होता है, या खट्टे फ्रूट्स जो भी होते हैं, इनको कभी भी मेटल के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए क्योंकि उसमें रखने से ये रिएक्ट हो जाएंगे और ये हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो जाएंगे। तो नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद dilute acids, they react with concentrated acid to form complex compounds about which you will learn in higher classes। तो इसके बारे में तो हम 10th में जाकर या 11th में जाकर रीड करेंगे। रिएक्शन विद बेसिस, अब बेस के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, मेटल जैसे एल्युमिनियम, जिंक, लेड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू लिबरेट, इसमें से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस एंड कम्प्लेक्स कंपाउंड्स निकलेंगे। यहाँ पर पेज 53 कंप्लीट हो गया। लेट्स गो फॉर पेज 54। पेज 54 में एक्टिविटी अगेन है। इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपको क्लोनिकल फ्लास्क ले लो, उसमें 20 ml NaOH डाल दो, उसमें कुछ फीसेस एल्युमिनियम फॉयल के डाल दो और उस फ्लास्क को अच्छी तरह से शेक करो। जब उसको शेक कर दोगे तो उसको ऑब्जर्व करो, देखना शुरू करो, फॉयल जो है रिएक्ट होगा किसके साथ, NaOH के साथ, ठीक है, और उसमें से गैस निकलेगी। ब्रिंगिंग द बर्निंग मैचस्टिक नियर द माउथ ऑफ फ्लास्क, अब जलती हुई माचिस की तीली उसके पास लेकर जाओगे तो इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड और वो उसमें आग लग जाएगी। तो ये पूरा रिएक्शन है इस
एक्सपेरिमेंट का। नॉन मेटल्स जो हैं वो बेसिस के साथ रिएक्ट होते हैं तो कॉम्प्लेक्स और बनाते हैं, और वो हम हायर क्लासेस में ही जाके करेंगे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शंस ऑफ मेटल्स, तो यहाँ पर एक आप रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स देख सकते हो, ये आपको 10th में भी पढ़ने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव और सबसे लेस रिएक्टिव, तो ये लर्न कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट रिएक्टिव, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और प्लेटिनियम सबसे कम रिएक्टिव होता है। इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी की जगह ले लेना, ठीक है। तो जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है ना वो कम रिएक्टिव मेटल की जगह ले लेता है, ठीक है। इसको भी हम 10th में आराम से अच्छे से समझेंगे। अब जैसे जिंक है और ये CuSO4 है, अब इसमें क्या होगा कि जब ये इधर आके रिएक्ट करेगा ना तो ये हाईली रिएक्टिव मेटल जो है कम रिएक्टिव मेटल की जगह ले लेगा, मतलब Zn जो है यहाँ पर Cu की जगह जाकर बैठ जाएगा, तो हो जाएगा ZnSO4 और Cu हो जाएगा अलग। इन दिस रिएक्शन जिंक इज मोर रिएक्टिव, जिंक मोर रिएक्टिव था और कॉपर जो था यहाँ पर वो कम रिएक्टिव था, इसलिए जिंक ने कॉपर की जगह ले ली। इसी तरह से हेयर मैग्नीशियम, यहाँ पर मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव था तो उसने जिंक की जगह ले ली। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही होता है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो कम रिएक्टिव मेटल की जगह ले लेता है। इन दो, बेस्ड ऑन दीज टू रिएक्शंस यू कैन सी मैग्नीशियम इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल, ठीक है। आप इस रिएक्टिविटी सीरीज के टेबल में भी देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन था, ठीक है। तो मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव था और कॉपर उससे कम था। बाय कैरिंग out similar reaction using different metals and their salt solution, metal can be arranged in decreasing order of reactivity series। तो जो हमने reactivity series ऊपर देखी है उसी की ये डिफाइन है। ऐसी सीरीज के अंदर जहां पर मेटल्स को अरेंज किया जाता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। इन द रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स को इस तरह से अरेंज करा जाता है ऊपर से लेकर नीचे तक डिक्रीजिंग ऑर्डर में। द टॉप ऑफ द मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव और बॉटम सबसे नीचे वाला जो मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव होगा। इसलिए जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो कम रिएक्टिव मेटल की जगह ले लेता है। क्लियर? कंपैरिजन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज हैं, तो यहां पर आप इसको रीड एंड लर्न कर लेना, ठीक। पेज 54 डन है। यहाँ पर पेज 55 की बात करेंगे तो कंटिन्यू में है ये प्रॉपर्टीज आपकी। इसके बाद आता है करोजन ऑफ मेटल। करोजन ऑफ मेटल क्या होता है? देखो, आपने देखा होगा इस तरह से जंग लग जाता है चीज़ों में, लोहे की चीज़ें छत पर पड़ी हैं तो, या गाड़ियाँ कबाड़ खाने में पड़ी हैं तो इस तरह से जंग लग के उसकी ऊपर से परत उतरना शुरू हो जाती है। व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, ये होता क्या है? द आउटर सरफेस ऑफ द आयरन ऑब्जेक्ट्स गेट्स कवर्ड विद द ब्राउन कलर लेयर ऑफ रस्ट विच कीप्स फॉलिंग ऑफ। तो क्या होता है, ऊपर से उसकी स्किन खराब होना शुरू हो जाती है आयरन की चीज़ों की, लोहे की चीज़ों की, और उसमें से स्किन उतरना शुरू हो जाती है। द रस्ट कंटिन्यू टू फॉर्म टिल द आयरन इज यूज्ड अप। ये तब तक होता रहता है जब तक हम उसको यूज नहीं करते। सिमिलरली कॉपर में भी ऐसे ही होता है, लेकिन कॉपर की ऐसे परत नहीं उतरती, स्किन नहीं उतरती, वो ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है। और सिल्वर के जो आपने देखा होगा, सिल्वर की अगर ज्वेलरी है, सिल्वर के अगर बर्तन है, अगर हम उसको ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ नहीं करते तो वो ब्लैक कलर के होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ें खराब होने का, मेटल्स जब खराब होते हैं ना, उनको बोलते हैं करोजन ऑफ मेटल्स, ठीक है। करोजन को डिफाइन करें एज द स्लो ईटिंग अवे ऑफ मेटल ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड मॉइस्चर। किसी भी मेटल को अगर हम हवा और पानी के कांटेक्ट में रख देंगे, हवा और पानी के कांटेक्ट में किसी भी मेटल को रख देंगे, वो खराब होना शुरू हो जाएगा। करोजन इन आयरन, आयरन जब खराब होता है तो उसको बोलते हैं रस्टिंग, जंग लगना। जब आयरन को हवा में और पानी में छोड़ दो तो कंबाइन होता है वो पानी और हवा के साथ, ऑक्सीजन के साथ, जिससे रस बनता है और वो क्या कहलाता है? कंपाउंड ऑफ आयरन। रस्ट मतलब जंग लगने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? ऑक्सीजन और वाटर, ठीक। यहाँ पर एक एक्टिविटी है विद डायग्राम्स, आप इसको खुद से रीड करो क्योंकि रीज़न ये है टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन फॉर रस्टिंग। तो इसमें आपको पता लगेगा, इन्वेस्टिगेट करोगे किस तरह से कौन कौन सी कंडीशन चाहिए रस्टिंग, जंग लगने के लिए।
Rust is hydrated oxide of iron, that is Fe2O3. Since it is a metal oxide, it should be in basic in nature. ये basic in nature होना चाहिए. और we can check the nature of rust by the following activity. तो इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि ये एक्टिविटी खुद से रीड करनी है, इससे आपको पता चलेगा. ठीक है, नेक्स्ट पेज 56 की तरफ चलते हैं. अगेन यहाँ पर एक एक्टिविटी है टू शो दैट रस्ट इज बेसिक इन नेचर. क्या करोगे आप, एक छोटा सा स्पून ले लो रस्ट का, जंग का ही, किसी भी जंग लगी चीज से उतार लो, उसको एक टेस्ट ट्यूब में डाल दो, उसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर डाल दो, उसको थोड़े टाइम तक शेक करो. कुछ मिनट्स बाद आप क्या देखोगे, वो सॉल्यूशन जो है रेड लिटमस पेपर पर उस सॉल्यूशन को डालोगे तो रेड लिटमस पेपर जो है ब्लू हो जाएगा. दैट मीन्स रस्ट इज बेसिक इन नेचर. रस्ट का नेचर जो होता है बेसिक होता है. करोजन इन कॉपर. अब तांबे के बर्तन में खराबी आना शुरू हुए तो वो कैसा होता है, जब वो हवा और पानी के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर ग्रीन लेयर आनी शुरू, काई सी जमना शुरू हो जाती है. और विच इज मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड्स. वो क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड. जब चांदी खराब होना शुरू होती है तो वो काली होना शुरू हो जाती है. क्यों, क्योंकि सिल्वर जो है मेटल, सिल्वर मेटल जो रिएक्ट होता है सल्फर कंपाउंड प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म द सिल्वर सल्फाइड विच इज ब्लैक इन कलर. प्रिवेंशन ऑफ करोजन. करोजन को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो करोजन को बचाया जा सकता है अगर उसको पानी और हवा से बचा लें. दिस कैन बी डिफरेंट बाय डिफरेंट मेथड्स. कैसे, ऑयलिंग और ग्रीजिंग कर दो. आयरन के ज़्यादातर मशीनों पर ऑयल लगा दिया जाता है या ग्रीस कर दिया जाता है, उसका रीज़न यही है कि वो जंग ना लगे. गैल्वनाइजिंग आयरन ऑब्जेक्ट्स को एक जिंक की लेयर चढ़ा दी जाती है जो करोजन से बचाती है. इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आयरन के चीज़ों को एक लेयर चढ़ा दी जाती है दूसरे मेटल की, चाहे वो टिन की हो या जिंक की हो, बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. एलॉइंग. एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स इन अ डेफिनेट इक्वल मात्रा में, दो या दो से ज्यादा मेटल्स की परत ले लो. एलॉयज आर मेड टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. एग्जाम्पल, आयरन इजिली रस्ट. आयरन पे जंग जल्दी लग जाता है. आयरन को जंग से बचाने के लिए उसको स्टेनलेस स्टील बाय मिक्सिंग विद निकल एंड क्रोमियम मेटल्स. स्टेनलेस स्टील जो होते हैं, जो चांदी कह रही हूँ, जो स्टील के बर्तन होते हैं हमारे, उन पर जंग नहीं लगता, इसीलिए वो बर्तनों के लिए यूज किया जाता है. सिमिलरली एल्यूमिनियम जो है वो वेरी लाइट होता है बट इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग. वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, उसको मिक्स किया जाता है मैग्नीशियम के साथ टू मेक मैग्नेलियम विच इज स्ट्रॉन्ग एंड इज यूज टू मेक द बॉडीज ऑफ एयरक्राफ्ट्स. यूजेस ऑफ मेटल्स इजी टॉपिक है. सब चीज़ें जो बनी हैं मेटल और नॉन मेटल्स या उनके कंपाउंड से बनी हैं. कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूजेस यहाँ पर पेज 57 पे दे रखे हैं. तो यहाँ पर है पेज 57 और मेटल्स के यूजेस हैं, यहाँ पर नॉन मेटल्स के यूजेस हैं. आई होप पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आप इनको रीड कर सकते हो, आपको समझ आएगा. अगर कोई टॉपिक नहीं समझ आता या कोई पॉइंट नहीं समझ आता देन डू मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर. और यहाँ पर आपका आता है समरी. जब आप इन यूजेस को रीड कर लोगे, तो आप रीड करोगे यहाँ पर समरी पॉइंट्स जो पूरा चैप्टर हमने पढ़ा है. यहाँ पर आपका चैप्टर हो गया डन. चैप्टर 4 फिनिश बाय योर टीचर देवेंद्र कौर. आई रिपीट, अगर आपको साइंस में कहीं कोई डाउट या कोई टॉपिक नहीं समझ आया या कोई पॉइंट नहीं समझ आया देन डू मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर. इसके बाद जो आपका पेज नंबर 58 है वो है आपका बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस. ए है फिलअप्स, बी है ट्रू फॉल्स, थर्ड है मैच द फॉलोइंग, देन डी पार्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन, ई है वेरी शॉर्ट एंड देन शॉर्ट आंसर्स एंड देन लॉन्ग आंसर्स एंड देन असाइनमेंट. ये असाइनमेंट ऐसे 1 के लिए आपको रीड एंड लर्न करना है. इसके बाद आपका चैप्टर फुली कंप्लीट हो जाएगा. और जो है हम
इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे क्लास में। इस चैप्टर को अच्छी तरह से रीड कर लो, समझ लो, डाउट हो पूछ लो फ्रॉम योर टीचर देवेंद्र कौर। टिल देन टेक केयर।